स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे चैनल आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपका होस्ट संजीव ठाकुर आपके सामने लेकर आया हूं फिर से इंग्लिश के अपने नेक्स्ट जो पार्ट है वो ध्यान दें। हमने इसके पहले अपने ग्रामर वाले सेक्शन में सिंटेक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो हमारे ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था। तो उसका हमने हाफ जो वीडियो था जो पहले पार्ट में हमने दे दिया, और बचे हुए हाफ वीडियो को पार्ट सेकंड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया कि जो सिंटेक्स है उसका असली अर्थ मैंने बताया था कि इसमें एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो हमने वहां 6 रूल्स पढ़े थे शायद। अब उसके बाद आगे वाले रूल्स को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला रूल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, खासकर जो बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हों उनके लिए ये रूल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि सबसे अधिक कोई रूल पूछे जाने की जो संभावना होती है वो यहीं से होती है। तो ध्यान दीजिए आखिर ये रूल कहता क्या है। रूल ये कहता है कि यदि किसी भी वाक्य में आपको दिख जाए वन ऑफ द, ध्यान दें, हो सके तो ये आपके वाक्य के प्रारंभ में भी मिल सकता है, हो सके तो वाक्य के मध्य में भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान दें, यहां मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी वाक्य में यदि आपको दिख जाए वन ऑफ द, ठीक है, तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वह सदैव बहुवचन होगा। यानी कि ऐसे वाक्यों में हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्ट का जो वर्ब होगा वह सदैव एक वचन होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार और समझें और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कि नाउन प्लूरल क्यों है और वर्ब सिंगुलर क्यों है। इन पे हम डीप चर्चा भी करेंगे, इनका एक्सरे रिपोर्ट भी हम लेंगे। तो ध्यान दीजिए, वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सदैव क्या होगा? प्लूरल, और जो वर्ब होगा वो सदैव क्या होगा? सिंगुलर। आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, और सेंटेंस ये है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। यानी सभी दोस्तों में से एक क्या है? डॉक्टर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे इस चीज को। तो आप ध्यान दीजिए सबसे पहले कि हमने यहां देखा कि इस वाक्य का प्रारंभ किससे हो रहा है? वन ऑफ द से हो रहा है। ठीक है, तो देखा कि वन ऑफ द के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट का जो नाउन है वो कौन है? फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां जो नाउन है वो कौन सा है? प्लूरल, क्योंकि यहां क्या है? लास्ट में एस है। हमने ये देखा और हमने आगे पढ़ा कि भैया जो प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं कि हमारा जो इज है वो क्या है? वर्ब सिंगुलर है। इतना आप सभी को समझ में आ गया, आई होप। अब देखिए ध्यान से, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सिंटेक्स में हमने एक रूल पढ़ा था। सबसे पहले हम बात कर ले सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों होता है। तो सिंटेक्स में हमने एक यूज पढ़ा था कि किसी भी वाक्य में किसका प्रयोग हो? ऑफ का प्रयोग हो। तो ऑफ के पहले आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऑफ के पहले आने वाला जो शब्द है वो क्या है? वन। यानी कि हमारे सब्जेक्ट में आने वाले व्यक्ति या वस्तु की संख्या सदैव कितनी होगी? एक। यानी कि सब्जेक्ट होगा एक वचन। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां वन है, इसलिए हमने किस वर्ब का यूज किया? इज का। तो भैया आपको तो सिंगुलर वर्ब वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लेकिन सर हमें यह नहीं समझ में आया कि प्लूरल नाउन का यूज क्यों करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम बात कितने की कर रहे हैं? एक की। हम कभी एक में से एक की बात नहीं कर सकते। हमें जब भी बात करना होगा एक की, तो कम से कम उस समूह में व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तभी तो हम 2 में से किसी एक की बात करेंगे। समझे इस चीज को? ठीक है,
तो हम बात एक की कर रहे हैं, तो एक काम तभी कर पाएंगे जब समूह में कितने हो, 2 या 2 से अधिक। और आपको मालूम है कि जब नाउन 2 या 2 से अधिक होगा तभी वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी कि जितने भी दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कुल 3 ही दोस्त हैं और उन तीनों दोस्त में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं जो क्या है, डॉक्टर। ठीक है, तो इसीलिए आने वाला जो नाउन होता है सदैव क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है? इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा मैं और दूसरा वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। तो जो पहला है आप हमें बताना, पहला है वन ऑफ द कंट्रीज डैश फाइटिंग, वन ऑफ द कंट्रीज डैश फाइटिंग, और यहां मैंने ऑप्शन में लिख दिया वॉज और यहां क्या लिख दिया, वर। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि वन ऑफ द डैश हैज माई बुक, और ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया, सॉरी हाँ, ऑप्शन में दे दिया स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब भी इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो 2 पूछे जाएंगे। पहला क्या होगा आपका, प्लूरल नाउन होगा, क्लियर है, और दूसरा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो ध्यान दीजिए यहां इस स्ट्रक्चर में वन ऑफ द कंट्रीज यानी कि नाउन तो दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है वर्ब। तो मालूम है कि वन ऑफ द वाले स्ट्रक्चर में जब भी वर्ब का यूज होगा तो वर्ब सदैव क्या होगा, सिंगुलर। और मैंने आपको बता रखा है कि प्रत्येक वर्ब जिसके लास्ट में एस हो वो क्या होगा, सिंगुलर। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है, आगे देखें, यहां वन ऑफ द है, यहां फिलिंग ब्लैंक्स है और यहां आपका वर्ब दिया हुआ है, यानी कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, नाउन के बारे में। तो इस स्ट्रक्चर में आपको मालूम है कि जो नाउन होगा वो सदैव क्या होगा, प्लूरल। तो इन दोनों में आप बता सकते हैं कि कौन सा प्लूरल है, तो बिल्कुल, और इस नाउन के लास्ट में एस है यानी कि यही प्लूरल है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो वन ऑफ द का पहला हमने पढ़ा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसी से रिलेटेड 2 और हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और चलते हैं दूसरे रूल की ओर। जो दूसरा रूल है उसका भी संबंध वन ऑफ द से है, लेकिन यहां कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां से आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में किसका प्रयोग हो, वन ऑफ द का, यहां तक तो कहानी पुराना वाला ही है, तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो सदैव क्या होगा, प्लूरल। उस स्ट्रक्चर में भी यही था, इस स्ट्रक्चर में भी यही है। क्लियर है? लेकिन यदि प्लूरल नाउन के बाद आपको दिख जाए रिलेटिव प्रोनाउन, क्या दिख जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, तब इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो सदैव क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार और समझें कि यदि किसी वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सदैव क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, लेकिन यदि इस नाउन के बाद आपको दिख जाए रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वहां रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था, तो वर्ब क्या था, सिंगुलर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, सर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो आप बिल्कुल देख के समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो किस चैप्टर में करेंगे, प्रोनाउन में करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पहचानोगे कैसे, तो इसकी पहचान कि वह प्रत्येक शब्द जिसके प्रारंभ में आपको क्या दिख जाए, WH, वो क्या होंगे, आपके रिलेटिव प्रोनाउन। और एक ऐसा होता है जो WH नहीं होता, ठीक है, वो है दैट। तो आप समझ गए होंगे। तो WH वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, हु है, विच है, हुम है, ठीक है,
हुज है, तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखें। इन सभी शब्दों के प्रारंभ में क्या है? WH। तो जितने भी WH आपके शब्द होंगे सब क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। और वन ऑफ द के स्ट्रक्चर में यदि आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज कतई नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल ये है कि वन ऑफ द बुक्स विच वर न्यू, ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहां क्या है? अब हमने देखा कि इस वाक्य में किसका प्रयोग है? वन ऑफ द का प्रयोग है। तो पहले वाले कंडीशन में भी नाउन प्लूरल था, दूसरे वाले कंडीशन में भी नाउन क्या है? प्लूरल। नाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप ध्यान देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो नाउन है यहां क्या है? प्लूरल। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखें कि इस प्लूरल नाउन के बाद, ठीक है, आपको क्या दिख जाए? रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? WH और दैट। तो देखिए इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको विच दिख रहा है, और विच का स्टार्टिंग क्या है? WH से। तो निश्चित ये क्या है? आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हम उसके बाद जिस वर्ब का यूज करेंगे वो सिंगुलर ना होकर क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। इसलिए हमने यहां वॉज का यूज ना करके किसका यूज किया? वर का। सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम इसका भी एक्सरे रिपोर्ट निकाल लें, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी और लंबे समय तक हम इसे याद रख पाएंगे। देखिए ध्यान से, रिलेटिव प्रोनाउन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यदि किसी वर्ब का यूज करना हो, किसका यूज करना हो? वर्ब का, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम करेंगे, ठीक है, ना कि ऑफ का, ठीक है। अब यहां ऑफ वाला सिस्टम समाप्त हो गया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जहां भी आता है वहां से एक नया सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो ध्यान दीजिए, और इस यानी कि ये एक अलग सेंटेंस हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन जहां से शुरू होगा वो एक अलग सेंटेंस हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में हमें वर्ब का यूज करना है, तो इसी के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो विच सिंगुलर है या प्लूरल ये निर्भर करता है उसके पहले आने वाले शब्द के अनुसार। तो हमने यहां देखा कि विच के पहले क्या है? बुक्स, क्योंकि यहां नाउन क्या होगा? प्लूरल, यानी कि विच जो इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट, वो यहां क्या हो गया? प्लूरल। और आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, ठीक है। ये कंडीशन आप सभी को आई होप समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो अब इस पे एक दो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कुछ यूं है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स who dash power can control। अब यहां क्या है? हैज है और हैव है। तो आपने देखा कि इस वाक्य के प्रारंभ में ये जो एग्जाम्पल है, इस वाक्य के प्रारंभ में आपको क्या दिख गया? वन ऑफ द, ठीक है। मैंने बताया कंडीशन कोई सा हो, नाउन नहीं चेंज होता, नाउन सदैव प्लूरल होता है, इसलिए यहां क्या है? मिनिस्टर्स प्लूरल तो है, लेकिन हमने देखा कि इस प्लूरल नाउन के बाद आपको क्या दिख गया? रिलेटिव प्रोनाउन। और जहां से रिलेटिव प्रोनाउन प्रारंभ होता है वाक्य वहीं से प्रारंभ होता है, हमने पढ़ा। तो आपका ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वही क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और देखिए मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल, इसका डिसाइड कब करते हैं? जब उसके पहले आने वाले वर्ड को अपन देख लें। तो देखिए ध्यान से, यहां हु के पहले आपको क्या दिख रहा है? मिनिस्टर्स, और यहां मिनिस्टर्स क्या है? प्लूरल, यानी कि हु भी क्या है? प्लूरल। तो जब वर्ब आपका प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इस कंडीशन में हम हैज का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो आई होप
कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो अपने नेक्स्ट रूल में अपन देख लें। इसके पहले अपन ने वन ऑफ द वाले रूल्स देखें। अब ये बहुत ही अधिक कंफ्यूजिंग है, खासकर आपके व्यापम में इसका अधिक प्रयोग किया जा रहा है इन दिनों। आप मैंने देखा है कि एक वन ऑफ द और दूसरा द नंबर ऑफ वाला। ठीक है, तो अब जो अगला रूल है हमारा आज का, वो देखिए ध्यान से। ये बहुत ही अधिक आपको कंफ्यूज करने वाला होगा, लेकिन एग्जाम में अधिकतर ये नीचे वाला स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या और क्यों पूछा जाएगा, इन चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, किसी भी वाक्य में आपको ये दो शब्द दिख जाए, नंबर ऑफ यहां भी दिख रहा है, नंबर ऑफ यहां भी दिख रहा है, कोई बदलाव नहीं है, नंबर ऑफ ही आना चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है ना, आप याद रखेंगे ये स्ट्रक्चर फिक्स होता है वन ऑफ द की तरह। अब देखिए ध्यान से, अब यहां लोचा ये है कि इसके बाद तो वर्ब आएगा, क्लियर है, वर्ब दिख रहा है। तो नंबर ऑफ सर यहां भी है, तो ऊपर वाले में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है सर। ठीक है, और यहां भी नंबर ऑफ है, तो सर यहां प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखें कि यदि नंबर ऑफ शब्द के पहले आपको दिख जाए द, क्या दिख जाए? द, तो देखते ही आप समझ जाना कि जो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा आपका सिंगुलर। और नंबर ऑफ शब्द के पहले आपको क्या दिख जाए? ए, तो आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल। और 99% जो चांस है वो किसके आने का है? नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, अब देखिए जहां तक नीचे दो एग्जाम्पल है, मैं इसका ऑप्शन लिख दूं इज और आर। एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। अब देखिए ध्यान से, सब कुछ सेम, नंबर ऑफ बुक्स सेम। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो यदि नंबर ऑफ शब्द के पहले द आ जाए तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। तो इस नाते हमने किसका प्रयोग कर दिया? इसका प्रयोग कर दिया। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ शब्द के पहले क्या आ जाए? ए आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल का। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है आपका? आर। तो हमने किसका यूज कर दिया? आर का। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर के अनुसार। लेकिन सर आपने बताया कि इसके पूछे जाने की संभावना अधिक है, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए, यदि मैं ये रूल आपको ना भी बताता तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग आप इसे सही कर लेते। कैसे सही कर लेते? ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने सिंटेक्स में पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि यदि किसी वाक्य में किसका प्रयोग हो? ऑफ का, तो ऑफ के पहले आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो देखिए ध्यान से, ऑफ के पहले यहां जो शब्द है वो क्या है? नंबर। यहां नंबर है ना कि नंबर्स। तो नंबर यहां क्या होता है? एक वचन। तो निश्चित आप किसका प्रयोग करते हैं? इज का। तो उस रूल के हिसाब से भी आपका क्या हो जाता है? ये सही हो जाता। इतना आपको क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपने उस रूल का यूज यहां किया नीचे वाले में कि ऑफ के पहले जो आए उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो ऑफ के पहले क्या है? नंबर। नंबर है यहां सिंगुलर, तो आप ऑब्वियसली नीचे वाले स्ट्रक्चर में किसका प्रयोग कर देते? इज का। लेकिन आंसर क्या है? आर। तो समझ जाइए कि अधिक गलत होने का जो चांस है वो किस में है? नीचे वाले में। इसलिए व्यापम जब भी आपसे पूछेगा तो नीचे वाले स्ट्रक्चर ही आपसे पूछेगा। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, आप कैसे याद करोगे? तो देखिए, जिस नंबर ऑफ के पहले ए आ जाए उसमें हमने किसका यूज किया है? आर। तो ए से ही बेटा क्या बनता है? आर बनता है। यानी कि ए वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? बहुवचन, क्योंकि आर भी क्या होता है? बहुवचन। आप चाहें तो ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो इसके बाद का जो रूल देखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है पहले ध्यान से देखिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला रूल है आपका मेन वर्ब से संबंधित। किससे संबंधित है? मेन वर्ब से। देखिए, वर्ब को ज्यादा डीप तो अपन पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको जहां तक हो सके उसके बारे में बता दूं, जहां से आपका कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। कितने होंगे? दो प्रकार के। जो पहला है वो है हेल्पिंग वर्ब। वो कौन से वर्ब होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो दूसरा है वो क्या है आपका? मेन वर्ब। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो कौन से पढ़े? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह हमने पढ़ा, हैज, हैव, हैज, तो ये इसी में आते हैं। ठीक है, आरएस में मेन वर्ब हम पढ़ेंगे
और मैंने आपको बताया है भी है कि यदि किसी वर्ब के अंत में क्या आ जाए ना, तो वो वर्ब होता है। वर्ब तो होता है, लेकिन कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, जो आपको बताएगा काम, यानी जो कार्य है उस वाक्य में, वो क्या होगा? आपका मेन वर्ब। अब देखिए ध्यान से, तो कार्य को कौन बताता है? मेन वर्ब। और टाइम को कौन बताता है? आपका हेल्पिंग वर्ब, कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो किस काल में कर रहे हैं। यदि इज दिख गया तो जो कार्य है वो वर्तमान काल में है। वाज वर दिख गया तो वो जो कार्य है वो किस में है आपका? तो भूतकाल में। तो ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब टाइम बताते हैं और मेन वर्ब कार्य बताते हैं। आप समझ पाओगे, जैसे कि यहां मैंने लिखा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब ध्यान दीजिए, यहां ये आपका आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज राइटिंग क्या हो गया? वर्ब, अ लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, तो जो वॉज है यहां टाइम बता रहा है, तो ये आपका कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। और राइटिंग यहां कार्य है, तो कार्य क्या हो गया? आपका मेन वर्ब। यानी कि मैंने बताया कि वो प्रत्येक इंग्लिश का शब्द जिसके हिंदी अर्थ में क्या दिख जाए? ना, यानी राइट का मतलब क्या होगा? लिखना। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी रूल पढ़े सिंटेक्स में, वो सब किससे थे? हेल्पिंग वर्ब से थे। और हम अब जो रूल पढ़ेंगे वो किससे होगा? मेन वर्ब से होगा। ठीक है। तो उसके पहले आपको एक स्ट्रक्चर लिखना आवश्यक है। तो स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान दीजिए, और ये गेम होगा एस और ईएस का। किसका होगा? एस और ईएस का। देखिए ध्यान से, नाउन ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में हम एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग कर दें, तो वो जो नाउन है वो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्लियर है। लेकिन यदि हम किसी मेन वर्ब के अंत में एस और ईएस का प्रयोग कर दें, तो वो हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है। वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर आईईएस तो लिखा ही नहीं। तो मैं बता दूं कि वर्ब के साथ कभी भी आईईएस का प्रयोग नहीं होता। बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा में किसी शब्द के साथ एस, किसी में ईएस और किसी में आईईएस का प्रयोग होगा। लेकिन एक वचन और बहुवचन बनाने के लिए जो मेन वर्ब है उसमें केवल एस और ईएस का ही प्रयोग होगा, उनके स्वर के अनुसार। हम पढ़ेंगे नाउन और वर्ब में। तो ध्यान दीजिए, जो नाउन है और वर्ब है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। ध्यान दें कि यदि नाउन के अंत में हमने एस, ईएस और आईईएस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और वही यदि हमने वर्ब के अंत में एस और ईएस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ये बहुत ही टिपिकल कंडीशन है। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनके 60% डाउट तो आपको यहीं क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने दो शब्द लिखता हूं। पहला जो मैंने शब्द लिखा वो लिख दिया पेन। क्या लिख दिया? पेन। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, जो दूसरा है वो हमने लिखा प्ले। क्या लिखा? प्ले। तो ध्यान दीजिए, पेन क्या है? नाउन। पेन क्या है बेटा? नाउन। अब प्ले यानी क्या होगा? खेलना। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। अब दो शब्द आपके साथ है। अब देखिए, जैसे ही हमने पेन के अंत में एस लगा दिया, जैसे कि यहां बताया जा रहा है कि नाउन के अंत में आप एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो बिल्कुल आपको ये पता है कि पेन्स क्या हो गया? बहुवचन। लेकिन इसका ठीक विपरीत कौन होता है? वर्ब होता है। यानी कि हम वर्ब के अंत में एस और ईएस लगा दें तो क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये जो प्ले है इसके अंत में एस और ईएस नहीं लगा, यानी कि प्ले बहुवचन है। लेकिन जैसे ही हमने यहां प्लेस कर दिया तो आप समझ जाइए कि ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। जैसे ध्यान दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं सिंगुलर और यहां लिख देता हूं प्लूरल। अब देखिए, यहां है बॉय, ठीक है, और हमने यहां लिख दिया बॉक्स। क्लियर। अगर इसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? बॉयस
और ये क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, तो हमने सिंगुलर क्या बना दिया, प्लूरल। ठीक है, लेकिन वही यदि वर्ब की बात हो, ये तो जो था वो किसका था, नाउन का था, लेकिन जब वर्ब की बात हो तो ठीक उल्टा हो जाएगा। अब ये जो सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो हमने यहां भी लिख दिया ईट, ठीक है, और हमने नीचे लिख दिया रन, ईट लिख दिया और क्या लिख दिया, रन। अब हमें इसका क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो ईट का सिंगुलर कब होगा, तो आपको मालूम है कि मेन वर्ब सिंगुलर तभी होगा जब उसके अंत में क्या लगाएंगे, एस और ई एस। तो ईट का सिंगुलर क्या है, ईट्स, और रन का सिंगुलर क्या है, रन्स। तो आपसे पूछे कि ईट का बहुवचन क्या होगा, तो ईट का बहुवचन खुद ईट है और रन का बहुवचन क्या होगा, रन्स। यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यदि नाउन के अंत में एस आया तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, और वर्ब के अंत में एस आया तो क्या हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, तो ये जो रूल था आपको यहां तक समझ में आया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ रूल्स के सहारे हम इसे समझेंगे जो आप बचपन से सीख रहे होंगे, तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक आपको एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा बचपन से, मोहन ईट्स मैंगो, मोहन ईट्स मैंगो। आपने पढ़ा होगा बॉयज प्ले क्रिकेट। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको मालूम है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो चैप्टर है वो कौन सा है, तो आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए आपको मालूम है कि ये जो पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट, और ये जो पार्ट है वो क्या है, वर्ब। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, यहां जो मोहन है वो कैसा सब्जेक्ट है, तो बेटा यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां केवल केवल मोहन की चर्चा हुई है। तो जब आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ब के अंत में हम यदि एस और ईएस का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसीलिए ये जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर। इतना समझ में, मोहन के साथ क्या हो जाता है, ईट्स, क्योंकि वर्ब तब तक सिंगुलर नहीं होता जब तक उसके अंत में एस और ईएस ना आए। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, जो अगला आपका सेंटेंस है, सेंटेंस ये है कि अब है यहां बॉयस, और बॉयस यहां क्या है बेटा, तो यहां है प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कब होगा, मैंने बताया नाउन का ठीक उल्टा है वर्ब। तो वर्ब प्लूरल तब होगा जब उसके अंत में एस और ईएस का प्रयोग ना हो। इसलिए हमने केवल केवल यहां क्या लिखा, प्ले। आ रहा है समझ में? अगर यही जो सब्जेक्ट है यदि हम इसको चेंज कर देते हैं और चेंज करने के साथ ही हम यहां कर देते बॉय, तो अब जो बॉय है अब क्या हो गया, सिंगुलर। और जब आपका सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो वह भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन इस पार्ट में ये जो प्ले है, ठीक है, तो ये जो प्ले यहां क्या है, प्लूरल, जो गलत है। तो अब हम इसको बनाएंगे सिंगुलर, तो अब हो जाएगा बॉय प्लेस क्रिकेट। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, आप इस लास्ट वाले को 1 से 2 बार रिवाइज करना तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक कंफ्यूजिंग है। बस आप इतना ही याद रखना कि नाउन और वर्ब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो चलते चलते इस चैप्टर के अंत में मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूं, और आई होप कि इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कॉमेंट में बताएंगे, और आप सभी का नाम हम अपने आगे आने वाले वीडियो में पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो पहला मैंने लिखा, लीडर्स गिव्स
सॉरी लीडर डैश ओपिनियन। अब यहां मैं लिख देता हूं सपोर्ट और फिर मैं लिख देता हूं सपोर्ट्स। ठीक है, ये दोनों वर्ब है। दूसरा मैं लिख देता हूं टीचर डैश ट्रूथ। यहां मैंने लिख दिया हाइड और यहां लिख दिया मैंने हाइड्स। ठीक है, और तीसरा और लास्ट लिख देता हूं स्टार्स डैश बाय ऑन लाइट। ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन में साइन और साइंस। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे इन तीनों का कि पहले वाले में ऑप्शन क्या है, दूसरे का ऑप्शन क्या है, तीसरे का ऑप्शन क्या है, और आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगले जो चैप्टर में हम मिलेंगे और वो चैप्टर होगा आपका डिटरमाइनर्स। आप निश्चिंत रहें कि सर इतने ही रूल्स क्यों हैं, क्योंकि आपके बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स को मिलाकर सिंटेक्स चैप्टर को तैयार किया गया है। अगर आप उसे पढ़ोगे तो बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाओगे। तब तक के लिए मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ समय मांगूंगा और अगले वीडियो में हाजिर होंगे हम डिटरमाइनर्स के साथ, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगा। नमस्ते।